आज के लेक्चर का टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध। मुगल एम्पायर में मुगलों और राजपूतों के संबंध अलग अलग बादशाहों के समय पर उनकी नीतियों में परिवर्तन हमेशा से देखा जाता रहा है। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद दिल्ली के सुल्तानों ने राजपूत राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब। अलाउद्दीन खिलजी को सिर्फ एक सफलता प्राप्त हुई थी। वस्तुतः इस्लाम और राजपूतों के बीच हुआ संघर्ष दो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं, धार्मिक दृष्टिकोण का संघर्ष रहा, जिसमें प्रत्येक पक्ष अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने तथा बनाए रखने का आकांक्षी रहा। अलाउद्दीन के निर्बल उत्तराधिकार के समय दिल्ली के सुल्तान राजपूताना पर अपनी सर्वोच्चता अधिक दिनों तक कायम न रख पाए। तुगलक सुल्तानों के समय तो अधिकांश राजपूत स्वतंत्र हो गए। मेवाड़ के महाराणा कुंभा और सांगा के नेतृत्व में राजपूत पुनः अपनी सर्वोच्च सिद्धि करने के हेतु अग्रसर होने लगे। अगर हम बात करें बाबर राजपूत मुगल बादशाह बाबर और राजपूतों के बीच संबंध की, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर राजपूतों के साथ सहयोग कर सकता था और मेवाड़ के राणा सांगा के लिए अनुकूल अवसर था, लेकिन एक दूसरे के प्रति अविश्वास, दोनों की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे का विरोधी बनाया और पानीपत की विजय के बाद भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए बाबर को राणा सांगा से निपटना आवश्यक था। इसके लिए उसने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब हम लोग काबुल में थे तो राणा सांगा के दूत ने उपस्थित होकर उसकी निष्ठा प्रतिष्ठित की थी और यह निश्चय हुआ था कि सम्मानित बादशाह उस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो सांगा इस ओर से आक्रमण कर देगा। मैंने इब्राहिम को पराजित भी कर दिया, दिल्ली आगरा पर अधिकार भी कर लिया, किंतु इस काफिर के किसी और हिलने के चिन्ह भी दृष्टिगत नहीं हुए। लेकिन बाबर का आरोप सर्वथा मिथ्या है। वस्तुतः पानीपत के युद्ध के बाद सांगा की कार्यवाही ने बाबर को सांगा से युद्ध करने के लिए विवश कर दिया और सांगा ने बाबर के अफगान शत्रुओं को सहयोग प्रदान किया। अफगानों के साथ मिलकर बाबर को भारत से बाहर निकालने की योजना पर विचार विमर्श कर रहा था। ऐसी स्थिति में बाबर द्वारा राजपूतों से सहयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फलस्वरूप दोनों के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। राजपूत पराजित हुए। बाबर राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता था, लेकिन उसने चंदेरी पर आक्रमण करके इस अवसर को भी खो दिया। भारत में अपनी नवोदित सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए राजपूतों की शक्ति को कुचलना आवश्यक था, न कि राजपूतों के साथ सहयोग की नीति अपनाना। उस समय की स्थितियां यह थी। हुमायूं राजपूत संबंध यदि हम देखें तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल बादशाह बना। जीवंत पर्यंत राजपूतों से मैत्री करने के दो अवसर उसे प्राप्त हुए, जिसे अपनी विवेकहीनता के बल उसने खो दिया। 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिससे घेरा डाला हुआ था, जिससे राजपूतों की स्थिति संकटमय थी। चित्तौड़ के राणा की मां कर्मवती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी और गुहार लगाई थी बहादुर शाह के आक्रमण से अपनी बहन की रक्षा करें, परंतु हुमायूं ने अपने धर्मांध अमीरों की सलाह मानकर अपने स्वधर्मी बहादुर शाह के विरुद्ध राजपूतों को सहयोग देना उचित न समझा और बहादुर शाह स्वयं हुमायूं के लिए खतरनाक शत्रु सिद्ध हो गया। 1542 ईस्वी में शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं जब भक्कर सिंध में ठहरा हुआ था, उस समय मारवाड़ के राव मालदेव ने उसे शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने का संदेश भिजवाया। हुमायूं थट्टा के शासक शाह हुसैन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास, जब शाह हुसैन से सहायता मिलने की आशा न रही, तब उसे मालदेव की याद आई। वह मारवाड़ की तरफ बढ़ा, परंतु तब तक राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित। मालदेव हुमायूं की सहायता देकर अपने राज्य को खतरे में डालने की तैयारी में नहीं, और वहां हुमायूं मालदेव का संदेश मिलते ही मारवाड़ की तरफ आया होता तो वह राजपूतों के सहयोग से अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त कर सकता था, जिससे राजपूतों और मुगलों के मध्य सहयोग का अध्याय भी आरंभ हो सकता था। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पा लिया, लेकिन शीघ्र उसकी मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट मुगल बादशाह की बात करें तो वह है अकबर। अकबर की राजपूतों के साथ संबंध या अकबर की राजपूत नीति यदि हम देखें तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर सिंहासन पर जब बैठा तो राज्यारोहण के समय भारत के इतिहास का एक क्रांतिकारी अध्याय आरंभ हुआ। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट, उसने यह अनुभव किया कि राजपूतों की सहायता के बगैर
हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य स्थायी रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। उनके सक्रिय सहयोग के लिए सामाजिक और राजनीतिक एकता संभव नहीं हो पाएगी। अकबर संपूर्ण भारत को अथवा उसके अधिकांश भाग को अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना लक्ष्य रखे हुए था। इसके लिए सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता का वातावरण तैयार करना आवश्यक। इसके लिए राजपूताना पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था, क्योंकि सामरिक दृष्टि से इस प्रदेश का अपना महत्व था। गुजरात और मालवा की ओर जाने वाले मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे, इसलिए राजपूत शासकों का सहयोग अपेक्षित था। मुगल शासक विदेशी थे और वे साम्राज्य स्थापना के लिए विदेशी सैनिकों पर ही विश्वास करते थे। इन विदेशी सैनिकों को भारत की आम जनता से कोई लगाव न रहा और वे अपने आप को साम्राज्य निर्माता एवं संचालक मानते थे, और कभी कभी तो वे अपने सम्राट यानी बादशाह के विरुद्ध भी विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे में विदेशी सैनिकों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राजपूतों से मैत्री करना आवश्यक हो गया, और राजपूत शासकों से मैत्री संबंध स्थापित करके अकबर अपने दरबार में शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता था, ताकि कोई मुस्लिम अमीर दरबार में अपने आप को महत्वपूर्ण न समझ पाए। दूसरी ओर राजपूत एक वीर, विश्वास पात्र और स्वामी भक्त जाति। राजपूत एक अच्छा योद्धा, मान मर्दन के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति, ईमानदार, साहसी और उत्साही सेवक था। अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता सोने और चांदी के टुकड़ों से खरीदा न जा सके। उस अपमान की अपेक्षा मरना उचित समझे। ये सभी गुण एक राजपूत योद्धाओं में निहित। इन तथ्यों के बल पर अकबर ने राजपूतों के प्रति एक विशेष नीति का सूत्रपात किया, और उसने राजपूत साम्राज्य विस्तार व राष्ट्रीय एकता प्रदान करने हेतु राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। वह प्रेम, सहानुभूति और उदारता द्वारा उनके हृदय को जीतना चाहता था। अतः अकबर ने उन्हें राज दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और उन्हें शाही सेना के संचालन का अवसर भी प्रदान किया। साथ ही उन्हें अपने धर्म पर आचरण करने की स्वतंत्रता दी और उनके जीवन, धन, संपत्ति, मान मर्यादा की रक्षा का आश्वासन भी दिया। इस नवीन नीति की शुरुआत होती है 1562 ईस्वी में। जनवरी 1562 ईस्वी में अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार के दर्शन करने हेतु अजमेर जाते हैं, और मार्ग में सांगानेर नामक स्थान पर आमेर का शासक भारमल कछुआ उसकी सेवा में उपस्थित होता है। अपनी पुत्री का विवाह सम्राट से करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया, और वस्तुतः उस समय अजमेर और मेवात का सूबेदार शफुद्दीन राजा भारमल से उसका राज्य छीन लेना चाहता था, और राजा भारमल उसके आक्रमण की आशंका से त्रस्त था। अतः उसने अकबर का अजमेर आना उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ, और अकबर ने अजमेर से लौटते समय भारमल की पुत्री विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध के कारण राजा भारमल के वंशज केवल राजस्थान में ही नहीं, संपूर्ण मुगल साम्राज्य के साथ ही समूचे भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। मुगल शाही घराने का संरक्षण प्राप्त कर कछुआ राजघराना सदियों तक बड़ी तत्परता एवं स्वामी भक्ति के साथ मुगल साम्राज्य की सेवा करता रहा। राजा भारमल को 5000 मनसब प्रदान किए गए। उसके पुत्र और पौत्र राजकीय सेना में प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त किए गए। स्वयं भारमल को अमीर उल उमरा का तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह अकबर का इतना कृपा पात्र बन गया कि जब लंबे समय के लिए सम्राट राजधानी से बाहर जाते तो उसकी रक्षा का भार भी भारमल पर ही छोड़कर जाते थे। डॉक्टर रघुवीर सिंह के कथानुसार भारमल की पुत्री के साथ स्वयं विवाह कर अकबर ने राजस्थान के राजपूत घरानों के साथ अत्यधिक निकटतम संबंध स्थापित करने की एक नई नीति आरंभ की। अकबर ने स्वयं अनेक राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह किया। समय आने पर अपने पुत्रों के लिए भी ऐसी ही वधुओं का आयोजन। मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने भी सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम के साथ किया था। खुर्रम इसी दाम्पत्य का परिणाम। इस प्रकार की पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाने से राठौड़ों शासकों की नियुक्तियां मुगल सूबों और दक्षिण में होने लगी। इन शासकों को इस प्रकार की सेवाओं
से आर्थिक लाभ हुए। बीकानेर नरेश राम सिंह की पुत्री का विवाह भी जहांगीर से हुआ, जिससे वहां के नरेश की पदवृद्धि हुई। भाटियों के वैवाहिक संबंध से जैसलमेर की उन्नति। अकबर के बाद भी कोई एक शताब्दी तक ये परंपराएं थोड़ी बहुत बनी रही। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप ही अकबर की धार्मिक नीति भी सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ। सामाजिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम जातियों के रस्मों रिवाजों का आदान प्रदान हुआ और सैनिक क्षेत्र में राजपूतों का सहयोग मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। राजस्थान के विभिन्न भागों पर मुगल प्रभाव स्थापित करने में आमेर के कछवार राजघराने का बड़ा योगदान। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अकबर ने राजपूत राजाओं को अपनी लड़की देने के लिए बाध्य नहीं किया। यहाँ तक कि पराजित राजपूत राजाओं के समक्ष भी उसने ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं रखी। फरवरी 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर का घेरा डाला। 1.5 माह तक घेरा चलने के बाद आमेर के कछुआ राजा भगवान दास तथा कुंवर मानसिंह आदि के बीच में पड़ने पर राव सुरजनहाड़ा ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली और हाड़ा को अपनी लड़की देने को बाध्य नहीं किया गया। अकबर की इस नीति का मूल उद्देश्य तो अपने साम्राज्य का विस्तार ही करना रही। वैवाहिक संबंधों के अलावा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अकबर के द्वारा उठाया गया कदम हम देखें तो उसकी अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों के भाई, बेटों तथा निकटतम संबंधियों को शाही सेना में ऊंचे पद नियुक्ति होती थी। इस नीति के द्वारा राजपूताना के राजघरानों ने मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ आधार स्तंभ बन गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु राजपूत शासकों के लिए इस नीति के परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुए। जो जो राजपूत शासकों पर मुगल प्रभाव बढ़ता गया त्यों तो उनकी स्वतंत्रता कम होती चली गई। शाही सेवा के सिलसिले में उन्हें लंबे समय के लिए अपने राज्यों से दूर रहना पड़ता। उनकी अनुपस्थिति में उनके राज्यों की शासन व्यवस्था अपने मंत्रियों और अधिकारियों के हाथों में चली गई। मंत्रियों तथा अधिकारियों ने अधिकांश स्वेच्छाचारिता के साथ शासन चलाया। राज्यों की शासन व्यवस्था भ्रष्ट और अत्याचारी बनी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें अनुपस्थिति में मुगल अधिकारियों को उनके आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। अकबर ने राजपूत शासकों के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था स्थापित कर ली थी कि शासक के मरने के बाद नया शासक बनाने की बागडोर अकबर के हाथों में आ गई। अकबर की स्वीकृति से ही मृत शासक का पुत्र अधिकृत राजा बन सकता था। अकबर चाहता तो उत्तराधिकार को बदल भी सकता था। वह चाहता तो नए उत्तराधिकार को पूरा राज्य न देकर आधा या उससे भी कम दे सकता था। इसके परिणाम ये निकले कि राजपूत शासकों की बावे उत्तराधिकार और अपने घरेलू झगड़ों को भी अकबर के सामने लाने लग गए। इसके अलावा मुगल दरबार में महत्व एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राजपूत नरेशों से आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। मुगल शासकों ने इसका पूरा लाभ उठाया और कर्नल टोड ने अकबर की इस नीति को समीक्षा करते हुए लिखा, उसने राजपूतों की स्वतंत्रता नष्ट कर दी। उसने उन लोगों की जंजीरों में जकड़ा जिन्तु उनके ऊपर सोने का मुलम्मा चढ़ा दिया। इन जंजीरों को की राजाओं की आदत पड़ गई, क्योंकि बादशाह यानी कि अकबर ने अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से किया कि राजपूतों का जातीय अभिमान बना रहे और कभी कभी उनके अकीर्ति का राग द्वेष भी चलते रहे। परंतु उसकी विजयों के पूर्ण रूप से दृढ़ होने से पूर्व ही उसकी तलवार ने इन सैनिक कौमों की कई पुश्तें काट डाली और उनकी चमक दमक और कीर्ति खत्म कर दी। राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करने की आवश्यकता केवल अकबर को नहीं थी, बल्कि राजपूत शासकों भी मुगल सम्राट के साथ सहयोग आवश्यक था, क्योंकि निरंतर युद्धों के कारण राजपूतों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और अब राजपूत शासकों के लिए मुगलों की शक्ति का सामना कर पाना उनकी क्षमता न रही। अतः अपने पैतृक राज्यों को बनाए रखने के लिए उन्होंने अकबर की शरण में जाना ही उचित समझा था। अब राजपूत शासकों का एक ही उद्देश्य रहा और वह था मुगल दरबार का आश्रय लेना और साम्राज्य विस्तार के प्रयासों में अपनी स्वामी भक्ति तथा शूरवीरता का प्रदर्शन कर मुगल सम्राट की प्रसन्न कर उसकी कृपा से ऊंचा मनसब व जागीर प्राप्त करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें से आपसी प्रतिस्पर्धा हुई, मुगलों का और अधिक आश्रित बना दिया। मुगल शासकों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए उनमें अपनी बहन बेटियों का शाही हरम में भिजवाने की होड़ लग गई।
तत्कालीन परिस्थितियों में उन्हें एक केंद्रीय सत्ता की सहायता की आवश्यकता थी। इसके अभाव में राजपूत राजाओं के लिए अपनी स्वतंत्र प्रिय व कुलीय समानता का दावा करने वाले वंशानुगत सामंतों पर नियंत्रण रखना अत्यधिक कठिन था। अपने राज्यों में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति आवश्यक था। मुगल सत्ता की सहायता प्राप्त कर वे अपने सामंतों को नियंत्रण में रख सकते थे। अकबर की राजपूतों से संबंध देखें तो पहला, ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के अधीनता स्वीकार की और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर शाही व्यवस्था में घुल मिल गए, इसमें आमेर, बीकानेर, जैसलमेर आदि के शासक शामिल हैं। दूसरा देखें राजपूत नीति अकबर की, तो ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने डटकर युद्ध किया लेकिन परास्त हुए, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मुगल सम्राट को अपनी सेवाएं देते रहे, जैसे कि रणथंभौर का राव सुरजनहाड़ा। तीसरा पक्ष देखें तो ऐसे राजपूत नीति का अकबर की, तो ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता बेचने की अपेक्षा अकबर से युद्ध करना ही उचित समझा, चाहे उन्हें असीम कष्ट ही क्यों न प्राप्त हो, जिन्हें अकबर पराजित करने की अपनी अधीनता स्वीकार न की। उसमें मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन और मेवाड़ के राणा प्रताप का नाम आता है। रावचंद्र सेन की पूर्व बाद में मारवाड़ ने शाही घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर सुख और वैभव प्राप्त कर लिए थे, लेकिन मेवाड़ के सिसोदियों ने मुगलों के साथ कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। आज के लेक्चर का टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध। मुगल एम्पायर में मुगलों और राजपूतों के